हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को फिर से मेरा एक और वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन या तो फिर रिफ्रैक्शन इसके बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हम लोग क्लास 10th का सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम फिगर आउट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ चीज रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, कुछ चीज हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली देख ही सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन में और कौन कौन सा टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। लेकिन ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन। अगर मैं बोलूं कि लाइट, व्हाट कम्स इन योर माइंड? ओनली द वर्ड इफ आई स्पेल आउट दैट लाइट, व्हाट डज इट सिग्निफाई? What comes in your mind firstly? There's some light source. Generally, what comes in my mind is some light source which is emitting some light. Like it can be a point source which is emitting light in all these random directions, in all these around directions. If it is a line source like a tube light that we glow in our home, that tube light also glows light all around it in a line way, in a cylindrical way. So in this way we can have some of the light source all around us. हम लोग के पास क्या हो सकता है, बहुत सारा लाइट सोर्स होगा। इन सभी लाइट सोर्स में हम लोगों को पता है कि कुछ लाइट सोर्स जो है जिसको हम लोग लुमिनस बोलते हैं, और कुछ लाइट सोर्स ऐसा है जिसको हम लोग नॉन लुमिनस बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स या तो फिर लुमिनस लाइट सोर्स उसी को बोलेंगे जिसका खुद का रोशनी होगा, मतलब दैट हैव इट्स ओन लाइट, जैसे कि सन। मगर मून को क्या हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि मून सन का जो लाइट है वो बरो करके फिर भेजता है अर्थ में, और द रिफ्लेक्शन दैट वी सी, द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट दैट वी सी फ्रॉम मून, एंड हेंस द मून अपीयर्स टू अस डैजलिंग इन अ नाइट स्काई। सो वही बात है कि हम लोग रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लाइट मून में लग के, सन का जो लाइट है वो मून में लगने के बाद मतलब मून से बाउंस बैक करके अर्थ तक पहुंच जाता है, जिससे कि हम लोग रात को सूरज नहीं देख के चांद को दिखाई देते हैं, चांद को देख पाते हैं। तो यही इंट्रोडक्शन जो है, यही सब डिस्कशन के लिए कुछ और भी डिस्कशन करना जरूरी है, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट अगर क्या है, अगर हम बोले कि लाइट क्या है, लाइट बोलेंगे हम एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां से और भी क्वेश्चन बन सकता है कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट यू रियली नो दैट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर साउंड, हीट। ये भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब साउंड हम बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, तो क्या है ये भी साउंड ही है। आप कुछ देख पा रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका आंखों में जो रोशनी जा रहा है वो क्या है? वो भी एक एनर्जी ही है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और जो सुन पा रहे हो, अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो हेडफोन के साथ साथ हेडफोन से क्या निकल रहा है, क्या हम लोग महसूस कर पा रहे हैं? कुछ साउंड हम लोग महसूस कर पाते हैं, जो कि है ये भी एक एनर्जी है। और अगर जैसे कि मान लो कि मौसम है गर्मी का, तुम बैठे हो, बाहर धूप बहुत है, धूप के चलते गर्मी लग रहा है, कभी कभी तुम पंखा चला लेते हो, कभी कभी तुम एसी चला लेते हो, कूलर चला लेते हो। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें गर्मी लगता है। ठंडक के मौसम में तुमको ठंड लगता है। तो ये जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग टेम्परेचर में मेजर करते हैं। और जो हॉटनेस कोल्डनेस है वो क्या है? वही तो है हीट। पॉजिटिव हीट बोलेंगे तो हॉटनेस, और नेगेटिव हीट हम लोग कोल्डनेस बोल सकते हैं इस और। तो हीट जो है ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। छोटे छोटे क्लास में जैसे कि 7-8 में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़े थे कि साउंड क्या है, हीट क्या है, और थोड़ा बहुत लाइट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि लाइट का जो थियोरी है, लाइट का जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका जो डिस्कवरी है कैसे आया? मतलब क्या ये मतलब थियोरी क्या था जो हम लोग नहीं जानते ठीक से? वही जो स्टोरी है लाइट के संबंध में, वो स्टोरी हम लोग अभी जानेंगे। पहले एकदम एंशिएंट टाइम में ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, जैसे कि आप लोग प्लेटो का नाम सुना होगा, फिर पाइथागोरस का नाम सुना होगा, पाइथागोरस का नाम सुना होगा। तो ये लोग जो थे ये सब ग्रीक फिलोसोफर थे। क्या थे? ग्रीक फिलोसोफर। पाइथागोरस का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, दैट वी नो। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस फॉर्मूला है, जैसे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल।
सो वो सब थिंग हम लोग जानते हैं। फिर भी ये पाइथागोरस और प्लेटो लाइट लेके कुछ सोचे थे, जो कि एंशिएंट थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग के पास था मौजूद। लेकिन हाल ही में एक साइंटिस्ट जो कि थे अरब से, जिनका नाम था अल-हाज़न। क्या नाम था? अल-हाज़न। ये अल-हाज़न उन लोग का जो थियोरी था, ग्रीक का जो थियोरी था, वो थियोरी को पहला बार जज किया और वो कुछ इस तरीके से बताए कि लाइट कुछ ये नहीं है जो कि ग्रीक फिलोसोफर सोचते थे। ग्रीक फिलोसोफर तब क्या सोचते थे? ऐसा है कि ग्रीक फिलोसोफर का मानना था कि हम लोग आंख बंद कर लेते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, मगर हम लोग आंख खोलते हैं तो हमारे आंखों से कुछ लाइट निकलते हैं, मतलब कुछ क्या बोल सकते हैं इसको, इनविजिबल प्रोब्स, कुछ इनविजिबल टाइनी टाइनी प्रोब्स जो कि हमारे आंखों से निकलता है। फिर जिस ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट मिलता है सामने, उस ऑब्जेक्ट में धक्का लगने के बाद बाउंस बैक करके हमारे आंखों में फिर से घुसता है, और तब हमको पता चलता है कि मेरा सामने ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा थियोरी था ग्रीक फिलोसोफर्स, प्लेटो, पाइथागोरस, ये इन लोगों का। लेकिन फर्स्ट टाइम अरब साइंटिस्ट अल-हाज़न said no, that the thing that we see is not due to the invisible probes present in our eyes। हम लोग के आंखों में जो इनविजिबल प्रोब्स है उसके लिए नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग का आंखों में रोशनी नहीं है। रोशनी तो है कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, कुछ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन और सम लाइट सोर्स। इट कैन बी ए बल्ब, इट कैन बी ए ट्यूबलाइट ऑल अराउंड यू दैट यू कैन सी। तो वही सब चीजों में से लाइट निकलते हैं, और लाइट निकलने के बाद क्या होता है, जैसे कि ये पेन है, तो लाइट निकलने के बाद ये पेन में स्ट्राइक करेगा और यहां से बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करने के बाद हम लोग के आंखों में आता है, और विभिन्न कलर के चीज हम लोगों को दिखाई देता है। ऑल अराउंड इफ वी सी वी कैन हैव ए डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड अस। क्यों सबका कलर अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम लोगों को विजिबल है सिर्फ 7 कलर्स, जिसको हम विबजियोर बोल सकते हैं, विबजियोर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर्स जो कि सूरज के रोशनी से आते हैं, और ये हमारा आंख डिटेक्ट कर पाते हैं, और यही सब कलर के चलते डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलर डिफरेंट है। अभी कोई मान लो कि मेरे सामने कुछ ग्रीन ऑब्जेक्ट जो कि है ग्रीन कलर का, वो दिखाई दे रहा है, मतलब उसका कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसमें तो सनलाइट आ रहा है, मतलब सनलाइट में क्या है, विबजियर है। विबजियर कहां पे है? सनलाइट में है। लेकिन हम लोग को वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों ये पर्टिकुलर कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन? क्योंकि जब बाउंस बैक कर रहा है वो ऑब्जेक्ट से सनलाइट, तब क्या हो गया, बाकी जो सब कंपोनेंट्स है जैसे कि BIB, YOR, ये सब एब्जॉर्ब हो गया वो मटेरियल में, लेकिन सिर्फ ग्रीन ही मेरे आंखों तक पहुंच पाया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन है। ये सब मिस्टीरियस फिनोमेना हम लोग जानते हैं। लेकिन अल-हाज़न का थियोरी जो था लाइट के बारे में, वो कुछ कंप्लीट नहीं था। इसके बाद अल-हाज़न का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इसलिए हम लोग ज्यादा इनको नहीं भी जानते हैं। लेकिन अरब साइंटिस्ट अल-हाज़न का नाम हम लोग का जो लाइट का जो हिस्ट्री है उसमें रहना चाहिए था। तो फिर भी आइजैक न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन रहा बाद में सर आइजैक न्यूटन का, जिनका कंट्रीब्यूशन था मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, तो वो वाला कंट्रीब्यूशन था आइजैक न्यूटन का। और आइजैक न्यूटन सर का कुछ दूसरा भी कंट्रीब्यूशन था जो कि था लाइट के रेस्पेक्ट में। और आइजैक न्यूटन सर फर्स्ट टाइम बोले थे कि जो लाइट है वो हमारे आंखों से नहीं, मतलब वो जो है वो टाइनी पार्टिकल से बनता है। सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि ये टाइनी एटम लाइक पार्टिकल्स कुछ है, एटम लाइक पार्टिकल्स कुछ है जिससे लाइट बनते हैं, मतलब कुछ लाइट्स हमारे आंखों में आ रहा है, मतलब एटम लाइक पार्टिकल्स हमारे आंखों में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स नाम दिया था। लेकिन यही जो एटम लाइक पार्टिकल, मतलब पार्टिकल नेचर को लेकर डील किए थे, मतलब कॉर्पस्कल्स का जो नाम था ये क्यों था? क्योंकि ये पार्टिकल था। तो सर आइजैक न्यूटन ने जो थियरी दिए थे लाइट में, वो था पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करके। और सर यही एजम्पशन से सर आइजैक न्यूटन यही एजम्पशन को लेके कुछ फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब डिस्क्राइब कर पाए। कौन सा एजम्पशन लेके? कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट का एजम्पशन लेके। कॉर्पस्कल्स मतलब टाइनी एटम लाइक पार्टिकल्स, और कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट मतलब कि लाइट छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है, एटम लाइक पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है,
तो सर आइजैक न्यूटन का यही मानना था, और यही रे ऑप्टिक्स इसलिए बोला जाता है, इसीलिए उनका जो ऑप्टिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का जो इमिशन है, मान लीजिए कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है, एकदम से ऐसे इमिट हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इमिट हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा, एक लाइन ऑफ पार्टिकल्स, एंड दैट लाइन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। और यही रे ऑफ लाइट का जो नेचर है और यही जो थियरी है, इसी पे बेस करके हमारा दो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, टू फिनोमेना's explanation can be given depending on the ray property of a light, and those two phenomena are reflection and refraction। मगर 1600 के अराउंड लगभग 1600 ईस्वी के आसपास क्रिश्चियन हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हम लोगों को बोला कि कुछ और भी फिनोमेना है लाइट का, जैसे कि इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये कुछ फिनोमेना है जो हम लोग रे ऑप्टिक्स के हेल्प से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मतलब हम लोग अगर मान ले कि लाइट कॉर्पस्कुलर नेचर है, मतलब पार्टिकल थियरी से मान लेते हैं कि लाइट में क्या है, कॉर्पस्कल्स है, तो उससे कॉन्सेप्ट से हम लोग का ये फिनोमेना सबका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो वाला फेल हो जाता है वहां पे। तब जाके हाइगन का थियरी आता है जो था वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या था, वेव नेचर ऑफ लाइट। और इस दौरान माना गया था कि नहीं, लाइट का जो मानना था सर आइजैक न्यूटन का कि लाइट कॉर्पस्कल से बना है, वो भी गलत निकले। आखिर यही है साइंस जिसमें इंटेलिजेंट लोग भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए ना ये चीज आया बाद में। इसीलिए सबका कंट्रीब्यूशन साइंस में कोई भी चाहे फेल्यूर हो या फिर सक्सेस हो, सब कुछ काउंट किया जाता है साइंस में। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन रे ऑप्टिक्स मतलब रे नेचर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब का डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग का जो अभी पढ़ना है वो सिर्फ रे ऑप्टिक्स है, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग, दोनों फिनोमेना जो है लाइट का, ये दोनों फिनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो बाकी सब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट का जो वेव नेचर है, जैसे कि वेवलेट्स, फिर वेव फ्रंट, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में जाके फिजिक्स में। ठीक है, तो लाइट का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं फटाक से कि क्या है लाइट का कुछ प्रॉपर्टी। तो ऐसा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्टली तो है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंडली है लाइट जो है वो बहुत तेज चलता है। मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ भी मानो, हम लोग के पास जो एजम्पशन है थ्योरेटिकली, जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, फिलहाल उनमें से सबसे हाई स्पीड चलने वाला तो लाइट का पार्टिकल्स ही है, लाइट ही है, जो कि करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से चलते हैं। यह हो गया स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग सी से भी डिफाइन कर सकते हैं। सी नॉर्मली सी से डिफाइन करते हैं हम लोग। फिर जो है लाइट जो है ये टहलने के लिए, मतलब लाइट अगर पास करेगा इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि सन मान लो कि ये सन है और ये जो है मेरा अर्थ। सन और अर्थ के बीच क्या है, एटमॉस्फेयर। तो सन अर्थ के अराउंड है, ये वाला हो गया मेरा एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर तो कुछ मीडियम नहीं है ना। लेकिन क्यों सन का रोशनी पहुंच पाता है अर्थ में, क्यों पहुंच पाते हैं अर्थ में? क्योंकि लाइट को कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है प्रोपगेशन करने के लिए। लाइट नीड्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। लाइट नीड नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। और लाइट जब चलता है तो लाइट कैसे चलता है? एकदम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में चलते हैं। क्या बोले, समझ लेंगे हम लोग कि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो नॉन लिनियर लाइट का जो नेचर है वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करते हैं। तो हम लोग सिर्फ यही मान के चलते हैं कि लाइट का जो
मोशन है वो रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब लिनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट क्या चलता है? ऑलवेज दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यही सब कुछ प्रॉपर्टीज है हम लोग का लाइट का, और बाकी सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, ऊंचे क्लास में आएंगे तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन एडेड होते जाएगा इसके साथ साथ लाइट के बारे में। लाइट का पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लास 10 में, और इसके बाद क्लास 12 में जाएंगे तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि वेव नेचर के बारे में भी हम लोग को डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे डुअल नेचर। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर, दोनों में ही हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाएगा डुअल नेचर। ठीक है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं। लाइट का जो एक फिनोमेना होता है, दो फिनोमेना का बात हम लोग बोल लेते हैं कि एक होता है रिफ्लेक्शन, सेकंड होता है रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक में हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट और सामान्य कुछ चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन है क्या? वैसे रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है क्या, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा होता है कि लाइट जब टहलते कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो वही ऑब्जेक्ट से वो बाउंस कर जाता है। जैसे कि सपोज द लाइट रे इज कमिंग एंड फॉलिंग ऑन टू माय palm, एंड आफ्टर फॉलिंग एट एन सर्टेन एंगल इट विल pass by making another angle that we will be talking about. But what happens here, that light comes, falls on the surface and it bounces back in this direction, in this way. Okay, so this bouncing back of the light rays is known as reflection. What does it say? It is said as reflection. Reflection किसे कहते हैं? Bouncing back of the light rays from a surface is known as reflection. The bouncing back of the light rays from any kind of surface is known as reflection. और अभी अगर मान लेते हैं कि हमारा जिस सरफेस के ऊपर से लाइट बैक कर रहा है, मतलब बाउंस बैक कर रहा है, वो सरफेस अगर मेरा रेगुलर है, मतलब कि नॉर्मल सरफेस है, एकदम प्लेन सरफेस है, और एक ऐसा हो गया कि एक सरफेस ऐसा हो गया, ऐसा वाला सरफेस है, ऊंचा नीचा वाला। ठीक है, मतलब ये वाला सरफेस को हम लोग रेगुलर सरफेस कह सकते हैं, रेगुलर या तो फिर प्लेन सरफेस, और इसको हम लोग डिफ्यूज्ड सरफेस या तो फिर डिफ्यूज्ड सरफेस और इरेगुलर सरफेस भी बोल सकते हैं। इरेगुलर सरफेस भी बोल सकते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन देखा जाएगा तो रिफ्लेक्शन के लिए लाइट जब एक रेगुलर सरफेस में पड़ेगा तो वो क्या करेगा, एकदम सीधा बनेगा। जैसे कि एक और लाइट रे आया, इस तरीके से मान लो कि एक और लाइट रे आया चल के इसी के पैरेलल, ये पहले वाला लाइट रे के पैरेलल, तब ये बाउंस बैक करने के बाद ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा जैसे कि ये बना पैरेलल टू द प्रीवियस लाइट रे। मतलब एक नंबर लाइट रे, दो नंबर लाइट रे हम लोग बोलेंगे। तो ये एक नंबर और दो नंबर लाइट रे अगर पैरेलल बना, पैरेलल आके फॉल कर रहा है कोई एक रेगुलर सरफेस में, तब ये लोग जैसे निकलेगा वो भी पैरेलल ही होगा। इन दोनों में पैरेलल लाइट रे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सरफेस रेगुलर है। रेगुलर नहीं होता तो क्या ये चीज पॉसिबल था? चलिए देख लेते हैं। रेगुलर नहीं था, रेगुलर नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है वैसे। जैसे कि यहां पे अगर फॉल करता है तो लाइट कहां जाएगा? लाइट इन दिस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और लेकिन लाइट अगर कुछ ऐसे पैरेलल आने के बाद लाइट अगर ऐसे फॉल किया तो क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा? बिल्कुल ही नहीं, इसके पैरेलल नहीं जाएगा। ये किस तरफ जाएगा तब? क्योंकि हालांकि यहां पे सरफेस कैसा है, सरफेस कुछ इस तरीके का है, नीचे वाला सरफेस जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मान लो कि ऐसा है, और ये वाला सरफेस जो था ये एकदम प्लेन टाइप का लग रहा था। लेकिन डिफ्यूज होने के चलते इसका जो सरफेस है ये ड्यूलेटेड है। ड्यूलेटेड मतलब कभी ऊंचा नीचा ऐसा है, और इसके चलते क्या होगा, लाइट जब बैक करेगा दूसरा लाइट रे, वो इसके पैरेलल नहीं बैक करेगा, वो कुछ इस तरीके से बैक करेगा, शायद सपोज कि इस तरीके से बैक करेगा। और यहां पे देख सकते हैं कि दो लाइट रे हमारा पैरेलल नहीं बना। दो लाइट रे जो कि बाउंस बैक हो रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन एकदम सा स्मूथ नहीं बना। तो रिफ्लेक्शन जहां पे स्मूथ नहीं बनेगा उसका रीजन क्या है कि सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है मेरा, वो सरफेस कैसा है, डिफ्यूज्ड है और इरेगुलर है। अगर सरफेस रेगुलर या तो फिर स्मूथ रहता है तो उसके लिए मेरा पैरेलल लाइट रे ऑलवेज बाउंस बैक करने के बाद पैरेलली जाएगा, जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। और
जिसमें डिफ्यूज्ड और इरेगुलर सरफेस से बैक होने के बाद जो रिफ्लेक्शन बनता है उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर या तो फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं देंगे। इरेगुलर सरफेस में क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, कुछ लॉ होता है, लाइट चलने का टाइम में कुछ लॉज मेंटेन करके चलते हैं, तो वो लॉ यहां पे भी होल्ड होता है। लेकिन सरफेस डिफ्यूज होने के चलते हम लोग को जो फिगर का जो मतलब इमेज जो बनना था वो ठीक नहीं बन पाता है। मान लो कि तुम मिरर के सामने खड़े हो तो तुम्हें जो दिखाई देगा, अपना फेस जो दिखाई देगा वो बहुत स्मूथ दिखाई देगा। लेकिन तुम ऐसा कुछ मान लो कि बाथरूम में घुसे हो, सपोज बाथरूम में घुसे हो और जो तुम्हारे टाइल्स है उसमें वो स्क्रैच टाइल्स है कैसे भी, और उसमें थोड़ा सा तुम्हारा फेस दिखाई दे रहा है, तुम्हारा पोस्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। मतलब कोई भी रफ सरफेस से हम लोग को दिखाई देता है कि अपना मुंह नहीं दिखाई देता है। तो जितना स्मूथ होता है सरफेस उतना ही लाइट बैक करता है, और जितना रफ होता है सरफेस उतना ही लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो फिर स्कैटर हो जाता है नहीं तो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है मटेरियल पे, जिसके चलते रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो ठीक से जाना नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस लेके स्टडी करेंगे। तो अभी देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे बनता है एक प्लेन सरफेस से। एक प्लेन सरफेस मानो कि हम लोग का ऐसा है, एक प्लेन सरफेस है, ये हो गया प्लेन सरफेस और ये हो गया मेरा कोटिंग। एक साइड कोटेड है, मतलब एक साइड मेरा कोटेड है, सपोज कि एक साइड मेरा कोटेड है। तो जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है वो कौन सा होगा, ऊपर वाला पोर्शन, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग प्लेन, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, मिरर का कोटेड है। मतलब मिरर बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक ग्लास चाहिए, ग्लास स्लैब जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, और पीछे से उसको कोई भी एक साइड से अगर सिल्वर कोटिंग किया जाए तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, दूसरा साइड मिरर बन सकता है। तो वैसा ही कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए जो कि एकदम सा स्मूथ है, प्लेन है, और उसमें लाइट रे आके पड़ रहा है, जैसे कि एक लाइट रे मानो कि ऐसे पड़ रहा है। तो जो पॉइंट में ये टच कर रहा है वो पॉइंट को हम लोग ओ से डिफाइन करते हैं, और वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट पड़ रहा है, जो लाइट आ रहा है, वो लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये वाला लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है सरफेस पे, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में पड़ने के बाद क्या होता है, ये दूसरा एक एंगल बना के निकल जाता है। कैसा एंगल बना के निकल जाता है, कुछ इस तरीके का एंगल बना के निकल जाता है। अभी ये जो निकल जाता है, ये वाला रे को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक हो रहा है। तो एक एंगल में, सर्टेन एंगल में पड़ रहा था, ये जो सरफेस के साथ साथ कुछ एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, डेफिनेटली एक एंगल बना रहा है। तो ये एंगल बना रहा है, मतलब ये एक एंगल में अगर ये स्ट्राइक करता है सरफेस में, तो ये और एक दूसरा एक एंगल बना के फिर सरफेस को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक्चुअली इक्वल बनता है। सरफेस में जितना एंगल बना के, सरफेस के साथ साथ जितना एंगल बना के वो आके स्ट्राइक करता है, ठीक उतना ही एंगल सरफेस के साथ साथ बना के वो निकल जाता है दूसरे साइड से। ठीक है, मतलब ये अगर मान लो कि 60 डिग्री हो गया मेरा, मान लो कि ये 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्शन के टाइम में, एक रेगुलर सरफेस या तो फिर एक प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से जो बनता है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे एक चीज डिफाइन कर सकते हैं जो कि है नॉर्मल। और नॉर्मल को कहां डिफाइन कर सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब कोई भी इमेजिनरी नॉर्मल, हम लोग परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर कोई भी इमेजिनरी परपेंडिकुलर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोज ON बोल दिए, तो ये ON क्या हो गया, ON डिनोट्स द नॉर्मल ओवर द स्मूथ सरफेस। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ साथ इंसिडेंट लाइट एक एंगल बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आई, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आई। और ये जो एंगल जो बना रहा है ये रिफ्लेक्शन के साथ साथ, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्शन सॉरी यहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, सॉरी माय मिस्टेक, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है
वो कहलाएगा एंगल आर। और यही दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एक को आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ साथ यही एंगल बनाता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे बनाता है नॉर्मल के साथ साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही सिमेट्री हम लोग को पढ़ना था। अभी ये सिमेट्री पे बेस करके हम लोग कुछ डिफाइन करने वाले, कुछ लॉज जिसको हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हम लोग के जीवन में भी अनुशासन होता है ना, डिसिप्लिन होता है। हम लोग भी कुछ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं। फिर अपना स्कूल का यूनिफॉर्म अलग होता है, स्कूल का कुछ डिसिप्लिन होता है कि मॉर्निंग प्रेयर हो गया, एंडिंग प्रेयर हो गया, नेशनल एंथम हो गया, कुछ एक्टिविटीज हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोग अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब क्या, हम लोग एक डिसिप्लिन, एक लॉ मेंटेन करके चलते हैं। स्कूल में क्या तोड़फोड़ होता है, बड़े बड़े बच्चे लोग बोलेंगे हाँ सर चुपके से कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन क्या होता है, रूल्स में है क्या, नहीं है। तो हम लोग भी रूल्स मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ठीक से ढंग से कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जो लाइट है वो चलने के टाइम में, मतलब रिफ्लेक्शन करने के टाइम में अपना लॉज कभी नहीं भूलता है। वो एकदम सही तरीके से अपना लॉज मेंटेन करता है। और वही दो लॉ क्या क्या है हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो है, पहले स्टेटमेंट दे देते हैं फिर समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट लॉ जो है इसमें बोला गया है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the reflected ray and the normal कहां पे नॉर्मल, कहीं पे भी तो बना सकते हैं। ये पे ओ पॉइंट जो है इसमें नॉर्मल बना है, हम तो यहीं पे भी एक इमेजिनरी नॉर्मल बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। लेकिन कौन सा नॉर्मल यहां पे आएगा, जो नॉर्मल मेरा इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है वो वाला नॉर्मल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कॉमा, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अभी ये सेम प्लेन मतलब क्या है समझाओ। प्लेन का मतलब है कि एक 2D सरफेस जिसका डायमेंशन कितना है, मतलब कोई भी एरिया, मतलब कि वॉल जो है, सपोज जो वॉल है, जो यहाँ पे जो बोर्ड का जो वॉल दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये क्या है, 2D प्लेनर है, 2D है। इसमें क्या ये 3D है, नहीं है। तो इसमें दो डायमेंशन हम लोग ले सकते हैं, एक x डायमेंशन और एक है y डायमेंशन। और x इंटू वाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एरिया। और ये जो एरिया बनता है ये कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशनल में बनता है, क्योंकि एक डायमेंशन होता है x और दूसरा होता है y, और इन दोनों का क्रॉस से बनता है ये प्लेन। और ये जो 2 डायमेंशनल सरफेस है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। तो यहां पे बोला क्या गया है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे कौन सा है, फिर से चलिए देख लेते हैं। इंसिडेंट रे कौन सा है हम लोग का, ये वाला है इंसिडेंट रे, ये वाला लाइन जो है ये वाला है इंसिडेंट रे, ये वाला है इंसिडेंट रे। द रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये वाला हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, हाँ भैया बिल्कुल ON जो है, ON का बात हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जो है, और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो कि है हमारा ये फिगर में ON करके जो जिसको हम लोग पुकारे हैं। तो ये तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन में समाया हुआ होगा। जैसे कि मान लो कि एक लाइट कुछ इस तरीके से आया, जैसे कि आप लोग यहां पे भी फिगर में देख सकते हैं कि ये जो लाइट आ रहा है ये कैसे आ रहा है, बोर्ड को घिस घिस के आ रहा है, मतलब बोर्ड का सरफेस से घिस घिस के, बोर्ड का सरफेस से घिस घिस के आ रहा है। फिर क्या हुआ, बोर्ड का सरफेस से घिस घिस के आया तो जो नॉर्मल बना वो भी बोर्ड के सरफेस में ही बना। फिर जब जा रहा है तो भी बोर्ड का सरफेस घिस घिस के वो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या, एक प्लेन मेंटेन किया। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि सपोज यहां से लाइट रे जा रहा है तुम्हारे तरफ, ठीक है, मानो कि मेरा हाथ से लाइट रे जा रहा है, मतलब ये इंसिडेंट हो गया, ये टपका खाया और तुम्हारे तरफ चलने लगा, तो किस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मेरे नाक के बराबर से आया और तुम्हारे नाक के बराबर चला गया। मतलब क्या, यहां पे भी तो एक प्लेन बना ना, और नॉर्मल कहां बैठा भाई, मिडिल में, यहां पे बैठा नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो इंसिडेंट रे था, ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और यहां पे मिडिल में जो बना ये हो गया नॉर्मल, क्लियर। तो ये तीनों क्या होगा, एक प्लेन में होगा। कौन सा प्लेन है अभी,
अभी मत बोल देना कि ये प्लेन है, नहीं, ये वाला इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा प्लेन में बना, ये प्लेन। तो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब ये सब हर टाइम एक ही प्लेन में बनाया हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि लाइट रे इधर से आ रहा है, मतलब कि इधर से आ रहा है, तो ये बाउंस करने के बाद इधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। मतलब क्या इसको भी सेम प्लेन मेंटेन करना ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों को सेम प्लेन मेंटेन करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड along with the surface along with the normal is just equal to the angle that is made between the normal and the reflected ray। मतलब the angle of incidence जो है ये I और ये जो R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा, बराबर का होगा, हर टाइम बराबर का होगा। जब भी रिफ्लेक्शन ऑकर करेगा तभी ये होगा। चाहे हम लोग देखेंगे कि चाहे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हो या तो फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हो, ये जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर हो या तो फिर इरेगुलर हो, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब भी क्या होगा, ये दो फॉर्मूला या तो फिर ये दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन मेंटेन रहेगा ऑलवेज। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स भैया, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, एक प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है वही देखेंगे हम लोग अभी। और जो कैसा इमेज बनाता है वो भी देखेंगे, कैसे इमेज बनाता है वो भी देखेंगे, कैसा इमेज बनाता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक प्लेन है, मिरर है, और इसके पीछे तरफ कलर किया हुआ है, ठीक है, कलर किया हुआ है। तो पहला केस में हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को लेके देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे हो रहा है। इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो होगा, मान लो कि पॉइंट यहां पे है, मान लो कि पॉइंट यहां पे है, तो ये अगर प्लेन है और कौन सा सरफेस तब रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। और पीछे वाला क्यों ऐसा डॉटेड लाइन शो किया गया है, क्योंकि ये डिफ्यूज सरफेस है, मतलब कलर किया हुआ है, जिससे कि लाइट पीछे से अगर अपना मुंह देखना चाहोगे तो नहीं देख सकते हो, मिरर का सामने से दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग यहां पे रखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, देख लेते हैं। सॉरी माय मिस्टेक। तो फर्स्ट केस में देखा जाए कि ये पॉइंट से मान लो कि दो लाइट रे निकल रहा है, एक लाइट रे इस तरह का और एक लाइट रे इस तरीके का निकल रहा है। तो यही जो दो लाइट रे निकल रहा है ये दोनों पॉइंट में गिर रहा है। एक पॉइंट हो गया मेरा ए और दूसरा पॉइंट हो गया मेरा बी सपोज। तो ए पे जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या, बिल्कुल। और यहां पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ए एन, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है वो सेम एंगल यहां पे कॉपी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहां पे कॉपी होगा। और कॉपी होने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से निकल आएगा, इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। और ये जो लाइट रे है, सेकंड वाला जो लाइट रे है वो कैसे निकलेगा, वो बी पॉइंट में स्ट्राइक करने के बाद बी पॉइंट में क्या बनाएगा, एक नॉर्मल इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पे जो एंगल है ये एंगल फिर से कॉपी होगा इधर, और ये एंगल कॉपी होने के बाद ये किस तरफ निकल जाएगा, इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग पीछे के तरफ मिलाएंगे, मतलब क्यों पीछे की तरफ मिलाएंगे, क्योंकि सामने की तरफ जितना दूरी जब पर जाएगा ये उतना ही सेपरेशन में आते रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच द सेपरेशन बिटवीन बोथ दिस लाइट रेज विल बी एवर इंक्रीजिंग इफ दे गोज फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है। इस ये पॉइंट से अगर और भी पीछे की तरफ चलता है, चलता ही रहता है, इधर इस डायरेक्शन में चलता ही रहता है, तो ये दोनों कभी मीट करने वालों में से नहीं है। और अगर मीट नहीं कर पाया तो क्या ये इमेज फॉर्मेशन कर पाएगा, बिल्कुल ही नहीं। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दो लाइट रे जो एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो एक सर्टेन पॉइंट पे मीट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरफ तो रियलिटी में तो मीट नहीं कर पाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे तो, पीछे की तरफ से एक्सटेंड करेंगे तो, इसको पीछे की तरफ से एक्सटेंड करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है हम लोग को कि एक पॉइंट ऐसा है और कुछ ऐसा दिखने को मिलता है कि मान लो कि पीछे कुछ पॉइंट है, मतलब मिरर के भीतर कुछ पॉइंट है ये वाला, और वो पॉइंट से ये दोनों लाइट रे निकल के आ रहा है, कुछ इस तरीके का मालूम चलता है। और इसी ढंग से प्लेन मिरर अपना इमेज फॉर्मेशन करता है। अगर ये हो गया मेरा पी ऑब्जेक्ट और इसको हम लोग बोलेंगे फिर पी डैश।
और ये P और P डैश कहां पे बनता है? सेम डिस्टेंस पे बनता है। मिरर के सामने अगर D डिस्टेंस में रखा जाए ये पॉइंट को, तो D डिस्टेंस में ही इसका इमेज बनेगा। और इमेज क्या रियलिटी में बन रहा है? क्या इस तरफ इमेज बन रहा है? बिल्कुल ही नहीं। रियलिटी में कभी भी इमेज नहीं बन रहा है, इस तरफ इमेज कभी नहीं बन रहा है। कहां पे बन रहा है? ऐसे बन रहा है कि जैसे कि पीछे कोई पॉइंट है, पीछे जो पॉइंट है वहां से लाइट रे आ रहा है। मतलब वैसे क्या लाइट क्या पीछे की तरफ चल रहा है? लाइट पीछे की तरफ भी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा एज्यूम्ड हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे में कोई पॉइंट है, मिरर के भीतर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो लाइट रे निकल के आ रहा है। मतलब यहां पे तुम अपना आंख रखोगे यहां पे, तो तुमको यही प्रतीत होगा कि पीछे की तरफ से कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइट ये निकल के आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है भाई? क्योंकि ये वाला इमेज को कभी भी पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे, कभी भी पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे। इसका बोलने का मतलब ये कि कोई भी स्क्रीन तुम लाओ, ये स्क्रीन के ऊपर तुम इमेज बना नहीं पाओगे। वो हर टाइम ऐसे बनेगा जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब मान लो कि कोई प्लेन मिरर था, यहां से टकराने के बाद यहां पे इमेज बन रहा था। अभी यहां पे क्या कर सकते थे? एक स्क्रीन रख सकते हैं व्हाइट वाला, और उसमें देख सकते हैं कि हाँ यहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है इस केस में? प्लेन मिरर के केस में ऐसा हो रहा है नहीं। तो यहां पे अगर स्क्रीन रख के स्क्रीन के ऊपर अगर ऑब्टेन किया जाता है मिरर का इमेज को, तो वो सब इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोल के जानते हैं। लेकिन यहां पे जो इमेज क्रिएशन हो रहा है वो रियल नहीं है। कैसा टाइप का है? वो है वर्चुअल टाइप का इमेज, ठीक है। क्यों वर्चुअल टाइप का? क्योंकि मिरर के भीतर बन रहा है, वर्चुअली बन रहा है, रियली नहीं बन रहा है, ठीक है। और जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब प्लेन मिरर के लिए जो इमेज बनता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। इन्वर्टेड कभी भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तुम खड़े हो मिरर के सामने और तुम्हारा पैर नीचे के बगैर ऊपर दिख जाए और तुम्हारा सर नीचे दिख जाए। तुम खड़े हो अपने पैर पे, जमीन पे खड़े हो, तुम्हारा सर ऊपर है, लेकिन तुम्हारा लेग अगर ऐसा बने कि तुम्हारा लेग ऊपर की तरफ और तुम्हारा हेड नीचे की तरफ, मिरर में ऐसा बनता, तो वो कहलाता इन्वर्टेड इमेज। मतलब जैसा तुम होंगे वैसा ही अगर इमेज बनता है, तो वैसा टाइप का इमेज को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन। मतलब तुम्हारा हेड अगर अपसाइड है और इमेज में जो हेड बन रहा है, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है मिरर में, वो भी अगर उस इमेज का भी अगर हेड ऊपर बन रहा है, तब क्या है कि दोनों ही इरेक्ट है। तुम अगर पैर ऊपर करके उल्टा होके ऐसे खड़े हो, तो तुम्हारा इमेज भी ऐसा ही बनेगा कि पैर उसका भी उल्टा ही है, मतलब हेड जिधर रहेगा उधर ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कैसा टाइप का इमेज बना रहा है? इरेक्ट इमेज बना रहा है। इन्वर्टेड इमेज बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे क्या था? वर्चुअल इमेज बना रहा है, यहाँ पे इरेक्ट इमेज बना रहा है। ये दो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। और कितना दूरी पे बना रहा है? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मान लो कि प्लेन मिरर के सामने 10 मीटर दूरी पे हम खड़े हो गए, तो मेरा जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के भीतर, वो भी 10 मीटर के दूरी पे ही बनेगा। मतलब द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड द इमेज एंड द मिरर इज ऑलवेज सेम फॉर द इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ये इक्वी डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो कि है प्लेन मिरर से इक्वी डिस्टेंस में रहेगा, इक्वी डिस्टेंस में रहेगा। और जो साइज जो बनता है, जैसे कि तुम खड़े हो गए प्लेन मिरर के सामने, अचानक से क्या तुम अगर दुबला हो तो क्या तुमको मोटा दिखाई देगा? नहीं ना। तुम मोटे हो तो तुमको दुबला दिखाई देगा? नहीं ना। जैसा तुम हो वैसा ही दिखाई देता है प्लेन मिरर के सामने। मतलब क्या तुम्हारा जो साइज बनता है वो भी साइज क्या है? इक्वल। साइज इज सेम, the image size is same as that of object। ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही इमेज का साइज बनेगा। और लास्ट जो थिंग हम लोग को नोट करना है कि मिरर के सामने खड़े होने के बाद अगर ऐसा करके हाथ उठा के मुंडी हिलाया जाए, तो मुंडी जैसे हिलाएंगे वैसे ही हिलेगा। लेकिन हाथ जिस तरीके से उठाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, मिरर का जो इमेज होगा वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। और तुम जो लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो अपना राइट हैंड उठाएगा। मतलब क्या होता है कि तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट बन जाता है, तुम्हारा राइट उसका लेफ्ट बन जाता है। मतलब लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन क्या बोलते हैं इसको? लैटरल इन्वर्शन, ठीक है।
तो यही वाला जो है लैटरल इन्वर्शन दिखाई देगा। तो यही सब है जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग नोट कर चुके हैं और क्या क्या आज का टॉपिक में पढ़ चुके हैं। चलिए फटाक से एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन तो पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, फिर डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे कि रेगुलर और डिफ्यूज, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन सरफेस ये भी देख चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ये कुछ टॉपिक हम लोग आज का क्लास में कवर कर पाए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है, और ये जो स्फेरिकल मिरर्स है इन लोग का कुछ जनरल टर्म्स होता है स्फेरिकल मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो जनरल टर्म्स को भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन कैसा क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। फिर पढ़ेंगे हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कहां पे कॉनकेव मिरर और कहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूलाज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।